Hello students and my dear friends. Today is April 18, 2020 Saturday. So let's start with Beacon Business Analysis. This analysis is suitable for business and management students, NET JRF aspirants, banking job aspirants, civil services aspirants, faculties and teachers of different disciplines and many more. So in today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 and look at into the news. RBI wants lazy banking lockdown. आरबीआई कुछ स्ली ऑफ मेजर्स लेकर के आया है इस जो इकोनॉमिक जो मेल्ट डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन। तो उस मेजर्स के लिए आज जो शक्तिकांता दास हैं हमारे आरबीआई गवर्नर, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें उस मेजर्स को उन्होंने अनाउंस किया। और कई टाइम से ये एक्सपेक्टेशन स्पेकुलेशन थी कि आरबीआई एंड द गवर्नमेंट बोथ शुड कम विद द डिफरेंट पैकेजेस एंड रिवाइव द इकोनॉमिक मेल्ट डाउन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो क्या आरबीआई ने अनाउंसमेंट किए हैं। हालांकि एक थोड़ी सी टेक्निकल न्यूज़ है, बट हम लोग कुछ इसको लाइटली लेकर के आपको समझाने की, आपस में समझने की कोशिश करेंगे। आरबीआई वंस अगेन स्टेप्ड इन टू प्रोटेक्ट financial stability and arrest the economic meltdown, even as the central government is still on the need for a comprehensive economic package। जैसा कि हम कुछ टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट एक सेकेंड पैकेज लेकर आएगी, रिलीफ पैकेज, लेकिन वो अभी तक गवर्नमेंट के साइड से आया नहीं है। तो उसी ड्यूरेशन में आरबीआई ने अपने कुछ गाइडलाइंस, कुछ मेजर्स इशू किए हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक मेल्टडाउन को कम करने की कोशिश करी गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास अनाउंस अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू कीप द फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट साउंड, liquid and smoothly functioning so that finance keep flowing to all stakeholders, especially those that are disadvantaged and vulnerable। ठीक है। आरबीआई ने स्पेशली, जैसे हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, जो एनबीएफसीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज़ हैं, वो इसमें बहुत कैश क्रंच फेस कर रही हैं। स्टेट जो हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने फिस्कल डेफिसिट को टारगेट कर रहे हैं। उनके पास भी फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है और जो मैक्सिमम डिमांड है वो कम हो चुकी है। इसीलिए आरबीआई कुछ ऐसे मेजर्स को लेकर के आया है जिसकी वजह से इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव किया जा सके, डिमांड को रिवाइव किया जा सके, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के उसमें सेक्टर में जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। अगर इन सबको हम शॉर्ट में देखकर बोलें कि क्या आरबीआई करना चाहता है, तो बाकी इन सारे मेजर्स जब हम डिस्कस करेंगे उनका सिर्फ एक ही एम है, और वो एक एम ये है कि मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना, मार्केट में कैश अवेलेबिलिटी को बढ़ाना या मेंटेन रखना जितना होना चाहिए। ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि पब्लिक के हाथ में पैसा जाएगा, इंस्टीट्यूशंस के हाथ में पैसा जाएगा, इन्वेस्टर्स के हाथ में पैसा जाएगा, तो दे विल डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स, दे विल डू इन्वेस्टमेंट, जिससे कि इकॉनमी दोबारा से रिवाइव होगी। The RBI lowered the reverse repo rate by 25 basis point to 3.75%, thus discouraging banks from keeping their surplus fund with it। RBI ने 25 बेसिस पॉइंट को अपना रिवर्स रेपो रेट लोअर कर दिया है, और जो अब हो गया है 3.7%। पहले कितना था? 4% था। अब यहाँ पर बात आती है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। मैं 2 लाइन में इस चीज़ को बताना चाहूँगी। रिवर्स रेपो रेट ये रेपो रेट होता है जिसमें आरबीआई जो है वो बैंक से, कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। बहुत सीधे से टर्म्स में, आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स, आई एम जस्ट टेलिंग इन अ सिंपल टर्म कि आरबीआई जिस लोन रेट पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे लोन लेता है, और उनसे लोन लेता है मतलब उसको वो इतना इंटरेस्ट रेट पे करेगा फ्यूचर में जब वो कमर्शियल बैंक अपना पैसा वापस मांगेंगे। ठीक है। तो होता क्या है, ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट होगा तो जो बैंक्स होते हैं उनका सरप्लस जो पैसा होता है वो आरबीआई में सेव करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, रादर देन किसी इन्वेस्टर्स को या लोन के फॉर्म में कमर्शियल उनको कॉरपोरेट्स को देना। क्यों? क्योंकि वो रिस्की भी होता है, और आरबीआई में पैसा रखा है तो उनको लोन पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है और उनका पैसा भी सिक्योर है। तो बैंक इस बार आरबीआई ये नहीं चाह रहा कि जो बैंक के पास सरप्लस अमाउंट है वो आरबीआई के पास रखा जाए और आरबीआई उस पर लोन दे, इंटरेस्ट दे। ठीक है। तो आरबीआई ने कह दिया है कि हम जो रिवर्स रेपो रेट है दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज अप टू 25 बेसिस पॉइंट। मीन्स आरबीआई सिंपली इंडिकेट कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स लाइक नेशनलाइज बैंक, ये हमारे जो एसबीआई, पीएनबी हैं, इन सबको, कि डोंट पुट योर सरप्लस मनी विद मी
rather than give your surplus money to the market or to the investors or to the public so that demand can be revived, कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आरबीआई में डिपॉजिट ना करें, उसको मार्केट में फ्लो करें जिससे कि डिमांड को रिवाइव किया जा सके. It is it ensured liquidity for small non-banking फाइनेंशियल कंपनीज. एनबीएफसीज जो हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कैश क्रंच की, ठीक है, लिक्विडिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी बैंक ने आरबीआई ने गाइडलाइन इशू करी है और आरबीआई ने कहा है कि जितना जो लिक्विडिटी विंडोज़ होती है बैंक के पास उसका आधा अमाउंट वो एनबीएफसीज को लेंड करें लोन के रूप में, कैश के फॉर्म में, जिससे कि एनबीएफसीज को अपने जो रिडम्पशन रिक्वेस्ट है, जो मेच्योरिटी रिक्वेस्ट है, उसको पूरा करने के लिए मार्केट से लोन ना उठाना पड़े. एंड आस्क बैंक टू लेंड एटलीस्ट हाफ द मनी earmarked to be borrowed from the liquidity window to them. मतलब जितना आप कमर्शियल बैंक्स लोन ले सकते हैं उसका आधा लोन वो एनबीएफसीज को दें ताकि एनबीएफसीज में जो इसमें कैश की शॉर्टेज है वो ओवरकम करी जा सके. इट ओपनड अ रीफाइनेंस विंडो फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. It can be further used to finance micro and small companies as well as housing फाइनेंस कंपनी. इसके लिए जो आरबीआई ने एक सेपरेट 50,000 करोड़ की रीफाइनेंस विंडो ओपन करी है, जिसमें बोला गया है कि जो एनबीएफसीज हैं, जो हमारी एनबीएफसी नाबार्ड हैं, ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनको लोन इशू किया जाएगा ताकि इनके पास भी कैश अवेलेबिलिटी बनी रहे. और एनबीएफसी से किस कौन लोन लेता है? जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो लोन लेते हैं, रियल स्टेट में, उन सब के पास भी पैसा बना रहा है जैसे कि डिमांड बूस्ट हो इस सेक्टर में भी. तो एक नया रीफाइनेंस विंडो 50,000 करोड़ का भी ओपन किया गया है आरबीआई के द्वारा. रिवर्स रेपो रेट कट बाई 25 बेसिस, 80% लिक्विडिटी कवरेज रेशो, जैसे कि 80% लिक्विडिटी कवरेज हो जाएगी, जो लिक्विडिटी की जो क्राइसिस है वो 80% अप्रॉक्सीमेटली कवर हो जाएगी. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एनबीएफसी के लिए हमने बताया कि 50,000 करोड़ का एक नया रीफाइनेंस विंडो ओपन किया है एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के लिए. यही काम इन्होंने नाबार्ड और सिडबी और जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड्स है उसके लिए भी किया है. ब्रीदर ऑन असेट्स क्लासिफिकेशन, आईबीसी रिजोल्यूशन टाइमलाइन रिलैक्स्ड. और जो एसेट क्लासिफिकेशन जो हमने कल डिस्कस किया था कि ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 और एनपीए, उनके लिए भी आरबीआई बैंक ने बोला है कि अभी आप इसको आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, अभी क्लासीफाई मत करिए, मोराटोरियम पीरियड बढ़ा दीजिए. इवन बैंक्स ने आरबीआई ने बैंक्स को भी बोला है कि जो आपने एनबीएफसी का जो मोराटोरियम पीरियड है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, और उनको अभी भी अगर वो अपना इंस्टॉलमेंट या लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो अभी उनको डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में मत लाइए. हालांकि आईबीए अभी भी एनबीएफसी के जो बैंक्स ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया. आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि यू कैन एक्सटेंड द लिमिट, ठीक है, बट अभी भी जो बैंक्स एसोसिएशन है उन्होंने अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया. उस पर वो डिस्कशन आज उनका होगा कि कितना ये एक्सटेंशन देना है एनबीएफसी को लोन रीपेमेंट के लिए, 3 महीने का देना है या 3 महीने से ज़्यादा का देना है, और किस तरह के लोन्स को देना है. ऐसे भी लोन्स को क्या उसमें वो कवरेज करेंगे जो 29 फरवरी से पहले डिफ़ॉल्ट थे, या केवल उन्हीं को कवरेज किया जाएगा जिन जो डिफ़ॉल्ट नहीं थे 29 फरवरी से पहले, जिनका सिर्फ बीच में ही डिफ़ॉल्ट हुआ है लोन रीपेमेंट का. ठीक है, तो ये सारे मेजर्स जो बेसिकली आरबीआई ने लिए. इसमें एक और मेजर लिया गया है आरबीआई के द्वारा जिसको बोला गया है कैश रिजर्व रेशियो. आपको पता है कि कुछ अमाउंट में कैश रखना होता है, हर कमर्शियल बैंक को, नेशनलाइज बैंक को कुछ अमाउंट में कैश मेंटेन करना पड़ता है. तो आरबीआई ने उसको भी डिक्रीज़ किया है और सिंपल इंडिकेशन दिया कि बैंक्स को कोई ज़रूरत नहीं है अभी अपने पास सरप्लस कैश रखने की. बैंक्स के पास जितना भी कैश है वो मार्केट में इन्फ्यूज़ किया जाए थ्रू डिफरेंट मेजर्स. आप चाहे एनबीएफसीज को मोरेटोरियम एक्सटेंशन दे दें, या आप जो हाउसिंग जो फाइनेंस बोर्ड है उसको लोन दें, लोन को सस्ता करें, कैसे भी करें, बट डोंट कीप सरप्लस loan with surplus cash with yourself as well as with RBI. Sector specific package must be impact. और बैंकर्स जो बैंकर्स एसोसिएशन से जो बैंक्स, आरबीआई नहीं, अब यहाँ बैंक्स, नेशनल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स, उन्होंने कहा है कि
इसके अलावा ये सारे मेजर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़रूरी थे, और बहुत टाइम से इंडस्ट्री इस चीज़ को और इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह के मेजर्स के साथ आरबीआई आए। लेकिन बैंक्स ने ये भी कहा है सेक्टर स्पेसिफिक पैकेज की बहुत ज़रूरत है। सारे बैंक्स, इवन जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इन सारे मेजर्स का तब तक, जो आरबीआई ने जितने भी मेजर्स है, गाइडलाइंस जो भी इशू किए हैं, ये तब तक इम्पैक्टफुल नहीं होंगे जब तक कि ये गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेजेस के साथ मिक्स न किए जाए। मतलब गवर्नमेंट को भी इसी के साथ में कुछ रिलीफ पैकेज जो है वो इशू करने चाहिए। उनको रिलीफ पैकेज के साथ गवर्नमेंट को भी छोटे छोटे रिलीफ पैकेज, सेक्टर स्पेसिफिक रिलीफ पैकेज के साथ आना चाहिए, जिससे कि जो आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी इंश्योर हो। वाइल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूव्स लाइक प्रोवाइडिंग मोर लिक्विडिटी एंड easing assets quality norms would create favorable ground for an increase in lending। जो आरबीआई ने जो मेजर्स लिए उससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विड क्या बोलते हैं, कैश मनी। कैश मनी जो होता है उसको लिक्विड बोला जाता है, जिसको जल्दी आप खर्च कर सकें, जिसको खर्च करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ईजिली एक्सेप्टेबल हो। और जो बैंक्स ने एनपीए के क्लासिफिकेशन के लिए जो नॉर्म्स ईजी किए हैं, डेफिनेटली वो लेंडिंग बढ़ाएंगे। लेंडिंग मतलब लोन। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ज़्यादा लोन देंगे तो क्या मार्केट में मनी आएगा, मनी आएगा तो क्या डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो बहुत फेवरेबल ग्राउंड है, आरबीआई ने बहुत सही मेजर्स लिए हैं, बट स्टिल इट की गवर्नमेंट टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी मस्ट फॉर दीज मेजर। गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे मेजर्स, रिलीफ पैकेजेस लेकर आने की ज़रूरत है इफ़ गवर्नमेंट रियली वांट टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी। सुनील मेहता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, सेड 3 enablers that would encourage banks to lend more cheaper funds, और रेगुलेटरी लीवे ऑन द असेट्स क्वालिटी नॉर्म्स। जो असेट्स क्वालिटी नॉर्म मतलब जो हमारा एनपीए को जो क्लासीफाई करते हैं ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट और स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 और एनपीए, उसके जो नॉर्म्स रिलीज़ किए हैं वो गारंटीज फॉर लोन स्पेशली दोज गिवन टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और ऐसे जो लोन्स जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमईज को दिए जा रहे हैं, उनके पीछे की जो गारंटी, ये अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हो सकता है मार्केट में ज़्यादा अच्छे से लोन दिया जाए, ज़्यादा अच्छे से लिक्विडिटी इंश्योर करी जाएगी, इन्फ्यूज़ करी जाएगी, और इससे इकोनॉमी को रिवाइव करने में बहुत हेल्प करेगी। दिस will need to be complemented by sector specific package। यानी गवर्नमेंट को एमएसएमईज के लिए, एनबीएफसीज के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए, सबके लिए अलग अलग तरह का पैकेज लाना पड़ेगा। देन ओनली द मेजर्स टेकन बाय आरबीआई कैन बी फ्रूटफुल। इस पूरी न्यूज़ में इतना ही डिस्कशन था। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 2, निफ्टी 50 फर्म्स नेट प्रॉफिटेबिलिटी में डेक्लाइन। हम सभी को पता है कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो रहा, जो लॉकडाउन हुआ उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी बंद हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मेजर इंडाइसेस हैं बीएसई के हो, चाहे वो एनएसई के हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, उन सब में फॉल देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूज़ में क्या है देख लेते हैं। द कोरोना वायरस लॉकडाउन इज एक्सपेक्टेड टू बर्न अ लार्ज होल इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स ड्यूरिंग जनवरी मार्च 2020 period, that is Q4 of the financial year 20, despite its being effective only during the last few days of the quarter. Top brokerage expect a 19% year-on-year fall in the combined net profit of India's top 50 लिस्टेड कंपनी। निफ्टी क्या है, निफ्टी एक इंडाइसेस है। आप मुझे ये लिखकर बताएंगे निफ्टी बीएससी का इंडेक्स है या एनएससी का है। तो इसमें टॉप 50 कंपनीज आती हैं परफॉर्मेंस वाइज, उन सबकी कंबाइंड ईयर टू ईयर जो फॉल हो रहा है वो 90% का प्रॉफिट फॉल करेगा, और द नेट रिवेन्यू में डिक्लाइन बाई 5.2% इन द फोर्थ क्वार्टर, और उनका जो नेट रेवेन्यू 5.2% गिरेगा। इसका मतलब जो निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनीज हैं उनमें 90% का फॉल देखने को मिलेगा। दिस विल बी द वर्स्ट शो बाय द इंडेक्स कंपनीज इन एटलीस्ट 13 क्वार्टर्स। पिछले 13 क्वार्टर, एक क्वार्टर कितना होता है तो आप लोग मुझे लिख के बताएंगे कि एक साल में कितने, एक साल मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, ठीक है। तो पिछले 13 क्वार्टर्स में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा फॉल है, ये 19% का फॉल देखने को मिला है निफ्टी 50 में। बेस्ड ऑन दीज एस्टिमेट्स कॉर्पोरेट रिवेन्यू विल डिक्लाइन फॉर अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर इन मार्च ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, वन ऑफ द वर्स्ट शो बाय दीज कंपनीज इन मेनी ईयर्स। पिछले कुछ सालों में सबसे खराब परफॉर्मेंस ये जो डिक्लाइन हुआ ये है। इससे पहले कई सालों तक, पिछले कई सालों तक, प्रीवियस कई ईयर्स तक ऐसा डिक्लाइन नहीं आया था।
ठीक है, ये बाकी सारी टेक्निकल डिटेल्स इफ़ यू वांट टू रीड रीड। ठीक है, ये सारे डेटा दिया हुआ है, कितना डिक्लाइन हुआ, उससे कितना करोड़ का नुकसान होगा, दैट यू ऑल कैन रीड बाय योरसेल्फ। आर्टिकल नंबर 3, न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल लुक्स टू एंड सब्सिडाइज पावर। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत सब्सिडाइज रेट पे इंडस्ट्रीज़ को भी मिलती है बहुत, और उनको कमर्शियल उसको भी दी जाती है। अगर इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो इंडिया में कई 4-5 तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है इंडिया में, क्या हर कंट्री में। एक होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, एक होता है हाउस होल्ड एक्टिविटी में, और होता है कमर्शियल्स में और अदर्स में। ठीक है, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो किस में यूज़ होता है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होती है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कि हाउस होल्ड में कि कॉमर्शियल्स में। ठीक है, तो अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रपोज किया है पार्लियामेंट में, और वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स उन सारे सब्सिडाइज जो ट्रांसमिशन होता है, ऐसी यूनिट्स या ऐसी कंपनीज, ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है, वो प्रोविज़न ख़त्म होने वाला है। इन अ बिड टू इनिशिएट रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर, द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे मेड पब्लिक the draft Electricity Bill 2020, which seeks to remove subsidized electricity rate, cross subsidy, complex tariff structure and strengthening regulators among other things। जो important points हैं उसके, उसमें जो नया बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, अभी वो बिल है। स्टूडेंट जब कोई प्रपोज किया जाता है कि हाँ इस बिल को हम बनाने जा रहे हैं, वो उसको बिल बोलते हैं। जब वही प्रपोज्ड बिल जब वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, देन इट बिकम एक्ट। ठीक है, तो एक्ट और बिल में कंफ्यूज नहीं होंगे, जहाँ पर बिल लिखना है वहाँ बिल लिखेंगे, जहाँ पर एक्ट लिखा है वहाँ एक्ट लिखा है। अभी यहाँ बिल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ये प्रपोज किया गया। ठीक है, ये ड्राफ्ट है, उसको प्रपोज किया गया है, अभी ये पास नहीं हुआ है। द बिल प्रपोज्ड एन ओवरहॉल of the power distribution sector, which is currently the weak link in the supply चेन। सप्लाई चेन में एक बहुत वीक लिंक है, उसको भी कंसीडर किया गया है। सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, क्रॉस सब्सिडी, कॉम्प्लेक्स टैरिफ स्ट्रक्चर और रेगुलेटर्स को भी स्ट्रेंथनिंग, ये सारे मेजर प्रोविजंस है जो उस ड्राफ्ट में दिए हुए हैं। इट ऑल्सो प्रपोज्ड अ फ्रेंचाइजी मॉडल इन प्राइवेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जिसको डिस्कॉम कंपनीज भी बोलते हैं, उस सेक्टर में एक फ्रेंचाइजी मॉडल को भी लाने का प्रोविजन डाला गया है। स्टेक होल्डर्स आर बीइंग आस्क्ड टू गिव कमेंट्स एंड सजेशंस ऑफ द ड्राफ्ट। कोई भी गवर्नमेंट जब किसी भी ड्राफ्ट को लाती है तो पहले उसको पब्लिक डोमेन में रखती है, ताकि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उस पर सजेशन लिया जा सके कि वो क्या सोचते हैं, उनके अकॉर्डिंग इस बिल में क्या कमियां हैं और क्या ऐसे चीज़ें हैं जो इंक्लूड करी जाती है। तो अभी जो ये न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 आया है, इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है और स्टेक होल्डर्स से बोला गया है कि दे विल गिव देयर सजेशन ऑन इट। इसमें कुछ मेजर प्रोविजंस और हैं जो ज़रूरी हैं डिस्कस करना। इस बिल में एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को भी फॉर्म करने की कोशिश करी जा रही है, उसका प्रोविजन दिया गया है, विच विल बी फॉर्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स एंड परचेज ऑफ पावर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सेल और परचेज ऑफ पावर को लेकर जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक नई इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का भी डेवलपमेंट का प्रोविजन है। अलॉन्ग विद इट द एग्जिस्टिंग एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन गिवन पावर सिमिलर टू द सिविल कोड। एपेलेट ट्रिब्यूनल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको सिविल कोर्ट के बराबर की पावर भी देने की बात इसमें कही गई है। बिल हैज़ प्रपोज्ड अ नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। बिल ने ये भी बोला है कि एक नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को लाने की ज़रूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ऐसे सोर्सेज जिससे एनर्जी बार बार क्रिएट करी जाए। बेसिकली इंडिया में हम थर्मल पावर या कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो कि एक बार यूज़ हो गया ख़त्म हो गया। बट रिन्यूएबल एनर्जी से विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो होती है, सोलर एनर्जी, सब रिन्यूएबल होती है, यानी इनसे ये अनलिमिटेड है। ऐसा माना जाता है कि इन पर अभी लिमिट नहीं, इनको दोबारा से हम एक बार प्रोड्यूस करने के बाद दोबारा से फिर से इनसे एनर्जी निकाल सकते हैं, तो रीन्यू कर सकते हैं ऐसे सोर्सेज को। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसमें बहुत फोकस कर रही है और 2020 तक एक टारगेट भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस ड्यूरेशन तक हम अपना इतना परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे कि वो टारगेट क्या है, कितना टारगेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2022 तक गवर्नमेंट कितना परसेंटेज ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करना चाहती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 4। डोमेस्टिक कंपनीज डाइवर्सिफाई टू रैम्प अप अवेलेबिलिटी ऑफ PPE किट्स।
इसमें क्या न्यूज़ है, ये न्यूज़ ये कह रही है कि जितने भी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ थी जो पहले टॉय मेकिंग्स में या अपैरल मैन्युफैक्चरिंग्स में काम करती थी, अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से उनकी सबकी डिमांड कम है, तो उन सारी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ ने अपना एक शिफ्ट कर दिया है अपनी फैसिलिटी को डिफरेंट या इसेंशियल कमोडिटी के सेक्टर में। और वो अब प्रोडक्शन किसका कर रही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की किट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं रादर देन प्रोड्यूसिंग द टॉयज़ और अपैरल्स। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मशीन थी, ठीक है, मशीन स्टैब्लिश थी, उनके पास एम्प्लॉयज़ भी थे, वर्कर्स भी थे, लेबर्स भी थे। बट लॉकडाउन हुआ जिसकी वजह से टॉयज़ की, अपैरल्स की जो सब वो सब ये सब टॉयज़ अपैरल इसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं आता, तो ये सब लॉकडाउन में बंद है। ठीक है, तो अब वो उनकी यूनिट तो आइडल पड़ी थी, उनकी कॉस्ट भी लग रही थी। ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ द कोविड-19 जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, जो भी ऐसे डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या हेल्थ वर्कर्स पहनते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड बाय द सर्टन डिजीज़ और वायरसेस जो कि ऑलरेडी पेशेंट में होती हैं, उसको ट्रीट कर रहे हो तो उनसे बचने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ किया था, जैसे कि ग्लव्स हो गया, हमारा मास्क हो गया, ये सारी चीज़ें जो कोट्स आते हैं ओवरऑल कोट्स पहने आते हैं जिससे कि वायरस इनको हमको इन्फेक्ट ना करे। तो ऐसी कंपनीज ने क्या किया है, अब वो उन्होंने अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर दिया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बनाने में। क्यों? क्योंकि इस समय पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और लॉकडाउन की वजह जो उनका बेसिक काम था, जो उनका मेन काम था जैसे टॉय बनाना या अपैरल बनाना, उसकी डिमांड नहीं है। इसलिए बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, दे हैव शिफ्टेड देयर वर्क प्रोडक्शन और दे हैव शिफ्टेड देयर प्रोडक्शन इनटू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अपार्ट फ्रॉम द स्कैंटी सप्लाई, द पीपी किट्स दैट आर imported from China are also alleged to be of poor quality to provide effective protection to frontline health sanitation worker। स्कैंटी मतलब कम। अब इस समय जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उनकी सप्लाई जो है इंडियन मार्केट में क्या, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत स्कैंटी है, बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है वो चाइना कर एक्सपोर्ट करता है वो चाइना कर रहा है। और बहुत सारे कंट्रीज़ ने ऐसा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ ने चाइना के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उनकी क्वालिटी पर क्वेश्चन उठाया। और इवन कुछ कंट्रीज़ ने तो चाइना का कंसाइनमेंट वापस कर दिया था कि हमें चाहिए नहीं, बिकॉज दीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ ऑफ नॉट दैट मच क्वालिटी और ये प्रोटेक्ट नहीं करेंगे हमारे डॉक्टर्स को, हमारे हेल्थ वर्कर्स को फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड। तो इस सारे कॉन्ट्रोवर्सीज़ के बीच में क्या हुआ, डोमेस्टिक कंपनीज़ ने के पास ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि सप्लाई भी कम है और जो सप्लाई आ रही है वो भी क्वालिटी वाइज नहीं है और डिमांड भी बढ़ी हुई है। तो जिसकी वजह से ये एक अपॉर्चुनिटी टर्न अप हुई है जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज जो टॉय और अपैरल में थी कि वो अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट कर दें इस लाइन में और प्रॉफिट अर्न करें। तो इसलिए जितने भी डोमेस्टिक कंपनीज थी उन्होंने शिफ्ट करके दे डाइवर्सिफाइड देमसेल्व्स इनटू प्रोड्यूसिंग PPE kits. These kits are sent to the state government central drug stores from where it goes to the hospital across the states. ठीक है, ये बनाकर छोटी छोटी कंपनी है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर द स्मॉल कंपनीज और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस, ये बना करके स्टेट्स को और स्टेट हॉस्पिटल्स या ड्रग स्टोर्स को सप्लाई कर रही है, जहाँ से वो सीधे हॉस्पिटल्स में और जो पब्लिक है उसके पास पहुंच रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन कि कैसे एक आपने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है और आप सडनली दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने लगे और उसी डिमांड में आ गए और प्रॉफिट आपका तब घटने की जगह बढ़ गया है। मैंने पिछले कुछ डिस्कशंस में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जैसे मैंने बताया था कि ऑटोमोबाइल कंपनीज जिस समय ऑटोमोबाइल की डिमांड बिल्कुल डाउन है, 51% का डिक्लाइन पैसेंजर कार में, 88% का डिक्लाइन हमारे कॉमर्शियल व्हीकल में है। तो जितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज थी उनमें से कुछ ने तो अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर दिया है वेंटिलेटर्स बनाने के लिए। गवर्नमेंट ने भी उनको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए बोला है कि आप वेंटिलेटर्स बनाइए क्योंकि हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है। तो आप वेंटिलेटर्स बनाइए जिससे कि आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स भी चलती रहे और आपका प्रॉफिट भी फॉल ना करे और जो हमारी वेंटिलेटर की शॉर्टेज है वो भी पूरी हो जाए। तो इस तरह जब भी स्टूडेंट्स क्राइसिस की सिचुएशन आती है इकोनॉमी में तो एक डिफरेंट टाइप्स के एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स का एक सेक्शन डेवलप होता है जो कि डिफरेंट इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ आता है और वापस से वो न्यू नॉर्मल बन जाता है आकर के हमारी कंट्री में, ठीक है, या किसी भी इकोनॉमी में। तो आज इसकी न्यूज़ में इतना ही। आज देखते हैं आर्टिकल नंबर
5। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या है? आईटी फर्म्स टू डिफर सैलरी हाइक प्लान्स। कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था टाटा की ना, टीसीएस की न्यूज़ आपको याद होगी। टीसीएस में क्या हुआ था? टीसीएस ने अपने कहा था कि वो सारे जो जॉब ऑफर्स दिए हैं सबको ऑनर करेगी, किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं करेगी, उसका प्रॉफिट चाहे जितना फॉल हुआ है बट उस हर एम्प्लॉय को रिटेन करके रखेगी। और बट उसने ये भी कहा था कि बट in this financial year company is not going to give any hike or any increment to the existing employees। उसी सेम चीज़ को फॉलो अदर आईटी फर्म्स भी कर रही हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू गिव हाइक, सैलरी हाइक और पेमेंट हाइक बिकॉज ऑफ द coronavirus crisis and economic meltdown। Indian information technology services companies are holding back salary increments and promotion to conserve cash as they gear up to battle the crisis triggered by the COVID-19 pandemic। IT फर्म्स ने कहा है कि वो जैसे गवर्नमेंट के भी इंस्ट्रक्शंस हैं और IT फर्म्स भी कह रही कि दे आर नॉट गोइंग टू ले ऑफ एनी एम्प्लॉय, बट वो कोई प्रमोशन नहीं देंगे इस साल और कोई इंक्रीमेंट नहीं देंगे क्योंकि उनका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है और वो प्रॉफिटेबल कंडीशंस में नहीं है। अगर वो इसके बाद भी अगर वो इंक्रीमेंट या प्रमोशन देती हैं तो उनमें जो है वो एक डिफ़ॉल्ट की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है, कैश लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। वाइल इंडस्ट्री लीडर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड विप्रो हैव अनाउंस्ड डेफरिंग वेज हाइक प्लान्स, अदर प्लेयर्स सच एज इंफोसिस HCL टेक्नोलॉजीज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सूट। जैसे कि कल ही मैंने डिस्कस किया था, TCS ने किया, TCS के बाद विप्रो ने किया, विप्रो के बाद इंफोसिस और HCL भी सेम प्लान को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। द अप्रोच टेकन बाय इंडियन IT फर्म्स इज हाउ एवर डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबल peers, a couple of whom have announced salary hike for a large portion of their employee base in India। ये सारी जो TCS हो गई, HCL हो गई, इंफोसिस हो गई, इंडियन बेस्ड IT कंपनीज है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि इंडियन बेस्ड IT कंपनीज है वो हाइक नहीं दे रही, प्रमोशंस नहीं दे रही, जबकि कुछ जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं जो फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन IT कंपनीज हैं, उन्होंने क्या कहते हैं सैलरी हाइक अपने लार्जर सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ को दिया है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक मेल्टडाउन। उन कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी हाइक दिया और प्रमोशंस भी दिए हैं, जबकि इंडियन कंपनीज उल्टा कर रही हैं, वो सैलरी हाइक नहीं दे रही और प्रमोशंस नहीं दे रही। फ्रेंच IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग मेजर कैपजेमिनी एंड US हेडक्वार्टर कॉग्निजेंट हैव affected salary hikes apart from giving out ऑफ टर्न इंक्रीमेंट्स टू हेल्प एम्प्लॉय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। कैपजेमिनी हो गई या कॉग्निजेंट हो गई, इस तरह की कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को हाइक दिया है ताकि वो COVID-19 के क्राइसिस से फाइट कर सकें। सो डिफरेंस कहाँ आता है स्टूडेंट? डिफरेंस जो आता है वो कल्चर में आता है। कल यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, बेसिकली द कंपनी कल्चर इज एट इट्स प्ले। कंपनी का अपना अपना कल्चर है। कुछ कंपनी जो US बेस्ड कंपनी हो सके, फॉर डेवलप नेशन बेस्ड कंपनी, वहाँ पर विद दे आर मोर बोल सकते हैं उनके पास पैसा भी बहुत है, रिजर्व भी बहुत है और उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन होती है। इंडिया में इतनी आप बोल सकते हैं HR प्रैक्टिस इतनी ह्यूमैनिटेरियन नहीं मिलेंगी। जब टाटा जैसी कंपनी जो है वो क्या कहते हैं हाइक नहीं दे रही, तो अदर टाटा इज़ वन ऑफ द वेरी रिनाउंड कंपनी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच एंड अदर चैरिटी वर्क्स। टाटा ने हाइक नहीं दिया है तो अदर इंडियन कंपनीज़ तो शायद ही हाइक दें, ऐसा बहुत इस बात के बहुत कम चांसेस होते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रेंच IT सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी ग्रुप लाइक कैपजेमिनी, US बेस्ड कॉग्निजेंट, इन सब ने हाइक दी है अपने एम्प्लॉयज़ को। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को COVID-19 से जो क्राइसिस आई उससे लड़ने में भी हेल्प मिलेगी। ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस क्राइसिस टाइम में एम्प्लॉयज़ को कंपनी के साथ किया, कंपनी को एम्प्लॉयज़ के साथ, दोनों को एक दूसरे के साथ की बहुत ज़रूरत होती है और कंपनी इसमें अपने एम्प्लॉयज़ का पूरा साथ दे रही है बाय प्रोवाइडिंग देम हाइक्स। बेसिकली द कल्चर इज important here। All Indian IT firms have gone through disruptions that had happened during the 2008 and 9 financial crisis। Drawing lesson from the event, most companies will possibly exhaust all methods before laying off an employee। जो 2008 और 9 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे हमारी इंडियन कंपनीज़ ने लेसन लिया कि ले ऑफ नहीं करेंगे, बट वी विल ट्राई ऑल पॉसिबल आप बोलते हैं ना कि मेजर्स, जो ले ऑफ क्योंकि हम नहीं करेंगे कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज़ करने के मैक्सिमाइज़ करने के लिए, अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए, बट कंपनी विल डेफिनेटली अप्लाई और यूज़ एनी अदर मेजर्स विच कैन बी एप्लीकेबल हेयर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉसेस।
लॉसेस क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है, यूएस है, जो डेवलप नेशंस जहाँ से हमारी आईटी फर्म को बिजनेस आता है, वो सारे इस समय कंपनीज बंद हैं, वहाँ पर भी लॉकडाउन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उनके पास, हमारी इंडियन कंपनीज के पास प्रोजेक्ट नहीं है, और प्रोजेक्ट नहीं है तो उन्हें एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत नहीं, काम नहीं है। तो अभी उनके पास चांस है कि वो अपने कंपनी एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करके अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकें, बैठा करके सैलरी ना दें। बट चूँकि गवर्नमेंट के भी इंस्ट्रक्शंस हैं, और 2008-9 फाइनेंशियल क्राइसिस में हमारी आईटी फर्म्स ने ये लर्न किया है कि इमीडिएटली ले ऑफ ज़रूरी नहीं होता, हम अदर मेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेस, और अपने एम्प्लॉय बेस को मेंटेन रखें, क्योंकि जब इकोनॉमिक लॉकडाउन ख़त्म होगा और इकोनॉमी रिवाइव करेगी, उस समय हम रिक्रूटमेंट जो कॉस्ट आएगी वो हमारी कम होगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेस होगा जिनको हमने नहीं ले ऑफ किया था। ठीक है, तो इन सारे लेसन्स के बीच हमारी जो आईटी फर्म्स हैं वो ऑल पॉसिबल मेजर्स या मेथड्स यूज़ करेंगी ताकि एम्प्लॉयज़ को निकालना ना पड़े और कंपनी भी गोइंग कंसर्न में बनी रहे। Many Indian firms, even without a single penny of revenue at this point of time, are not laying off the people। मतलब ऐसी भी आईटी कंपनीज है जिनका पास सिंगल पेनी, मतलब 1 रुपये का भी रिवेन्यू इस बार नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ नहीं कर रही हैं। इन दैट सेंस इंडियन आईटी फर्म्स आर अ लॉट बेटर प्लेस्ड, कह सकते हैं। मिड टायर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फर्म्स एंड स्मॉल टेक्नोलॉजी कंपनीज फेस अ हायर रिस्क टू द बिजनेस ऑपरेशन। ऑन द अदर हैंड, बड़ी बड़ी जो हमने कंपनीज देख ली, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ये सब हाइक नहीं दे रही और ले ऑफ भी नहीं कर रही, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है कोविड-19 या इस इकोनॉमिक लॉकडाउन का, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? जो मिड टायर कंपनीज और स्मॉल आईटी कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसेस पे नहीं होते, छोटे छोटे बोलते हैं ना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे होती है, और इनके पास बहुत ज़्यादा कैश नहीं होता या बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं होता कि इसे अपने एम्प्लॉय बेस को बहुत लॉन्ग टाइम तक मेंटेन कर रखें। एक बड़ी कंपनी जो टीसीएस है, उसका जिसका लाख करोड़ का टर्नओवर है, वो तो अपने एम्प्लॉयज़ को बैठा करके कुछ महीनों तक सैलरी दे सकती है, बट एक ऐसी छोटी कंपनी जिसके पास ऑलरेडी कैश रिजर्व नहीं है, फंड रिजर्व इतना नहीं है, उनके जो फंड रिजर्व तक जो सैलरीज एम्प्लॉयज़ की तो डे टू डे ऑपरेशंस या जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनसे पूरी होती है। तो ऐसी छोटी और मीडियम स्केल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, वो कैसे सस्टेन करेंगी एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म तक ले ऑफ किए बिना? तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो होंगी। अगर उन्हें सैलरी देनी पड़ रही है तो हो सकता है बहुत सी कंपनी आगे आने टाइम में ऐसा देखने को मिले कि डिफ़ॉल्ट हो जाए छोटी छोटी आईटी कंपनीज़। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो होंगी। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस जो है बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है, और दे डोंट हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स विद दैम। Exposure to a smaller client and dependency on higher number of small deals was seen as a weak link for the firms in a current environment। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो मीडियम और स्मॉल आईटी कंपनीज हैं उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते, उनके पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वो उन्हीं से प्रॉफिट अर्न करके अपने सारे एक्सपेंसेस बेयर करते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। उनमें क्या होता है, उनको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो बड़े बड़े, उनको टीसीएस या विप्रो में जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बट उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी पर, वैल्यू पर, वो वॉल्यूम पर अर्न करते हैं। ठीक है, जैसे रिटेल सेक्टर वॉल्यूम पर अर्न करते हैं। तो उन कंपनीज के साथ क्या है, छोटे छोटे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, तो जब भी इकोनॉमी ओपन होगी, ठीक है, तो आपके पास कैश रिजर्व नहीं है, तो अब आप प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, तो अब अभी तो फिलहाल के लिए एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देना उनके लिए बहुत दिक्कत का काम है। लेकिन जब इकोनॉमी ओपन होगी, जब ये सेक्टर दोबारा से रिवाइव करेगा, तब भी इन मीडियम और आईटी फर्म्स के, स्मॉल आईटी फर्म्स के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक न्यू नॉर्मल जनरेट होगा। ठीक है, उस समय डिमांड बढ़ेगी, और सबको पता होगा कि डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, तो जो उनके जो क्लाइंट्स हैं वो उनसे नेगोशिएट करेंगे प्रोजेक्ट की प्राइस को रिड्यूस करने के लिए, तो आगे भी उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट 2 लाइन्स में। टायर 1 आईटी फर्म्स मोस्टली हैव फॉर्चून 500 कंपनीज एज क्लाइंट्स, सो व्हेन थिंग्स बिकम बेटर दीज कंपनीज विल स्टार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जब इकोनॉमी रिकवरी होगी वो वापस से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लेंगी, नए नए कंपनीज को हायर कर लेंगे, नए नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेंगे, तो उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और दे कैन ईजिली रिवाइव। बट मीडियम और स्मॉल स्केल जो कंपनीज़ हैं वो दोबारा से रिवाइव करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आए, क्योंकि उनके क्लाइंट उनको प्राइस रिवीजन के लिए भी बोलेंगे, पेमेंट्स डीले होंगे, उसकी वजह से उनके पास और कैश की कमी होगी, जिससे कि एम्प्लॉय बेस को मेंटेन करना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बेसिकली जो कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज टैकल कर रही हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड विप्रो हैव अनाउंस्ड पॉज ऑन इंक्रीमेंट्स।
ये हम डिस्कस कर चुके हैं. द अदर इंडियन प्लेयर्स आर लाइकली टू फॉलो द सूट. सेम इंडियन फर्म्स आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द सूट. दिस अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबल IT कंपनीज लाइक कैपजेमिनी एंड कॉग्निजेंट. जैसे वो ऑन द अदर हैंड दे आर गिविंग द हाइक्स. प्लान टू कंजर्व कैश इनटू अनसर्टन बिजनेस इन्वायरमेंट. अभी सर्टनिटी नहीं है, इसलिए मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज है वो सोच रही है अपना कैश को रिजर्व करके रखें. हालांकि छोटी जो मीडियम स्मॉल कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कैश क्रंच है. एक्सपर्ट्स से कल्चर डिफरेंस एट प्ले एज बोथ सेट ऑफ द कंपनीज टेक डिफरेंट रूट्स. दोनों ऐसा नहीं कह सकते कि जो इंडियन कंपनीज कर रही हैं वो गलत है या जो फॉरेन कंपनीज जो US बेस्ड है, फ्रेंच बेस्ड कंपनी कर रही हैं वो सही है. दोनों का अपना रूट है, दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं. इंडियन firms will exhaust all the method before laying off the employee, says expert. एक्सपर्ट ने कहा है इंडियन जो IT कंपनीज है वो सारे मेथड अभी इस समय यूज़ करेंगी एम्प्लॉय को ले ऑफ करने से पहले ताकि वो सस्टेन कर सकें. अगर हम IT फर्म्स की बात करें, IT सेक्टर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया. और जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया में जो हमारा सरप्लस होता है सर्विसेज का, उसमें IT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्सिंग डेस्टिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑफ द $, 124 to 130 बिलियन मार्केट. 60% जो 67% इंडियन मार्केट कैप्चर करता है. ठीक है. और इंडिया के GDP में भी सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल है, 60% रोल है, जिसमें IT फर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इंडिया में IT जो है, क्यों IT फर्म्स, क्योंकि प्रोफेशनल IT प्रोफेशनल हमको चीप कॉस्ट में एक अच्छे IT प्रोफेशनल अवेलेबल होते हैं. ठीक है. तो इसलिए भी अगर आप देखना चाहें तो ये बहुत अच्छा एम्प्लॉयर भी है IT सेक्टर इंडिया में. और इसमें IT में हमारे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं. ऐसा नहीं कि IT सिर्फ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसमें हमारे अदर पार्ट भी आते हैं. बहुत सारे IT सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड हार्डवेयर, तो ये सब आते हैं. और हमारा जो मेजर मार्केट है क्या कहते हैं, डेवलप नेशंस लाइक US एंड यूरोपियन नेशंस. इंडियाज़ कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन प्रोवाइडिंग IT सर्विसेज इज़ यूनिक. इंडिया में IT सर्विसेज इतनी बूम पर इसीलिए हैं क्योंकि हम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सस्ते में IT सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो अमेरिका वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, बट उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी. हम उनको वही आधी से भी कम कॉस्ट में वही सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो IT सेक्टर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया, जिसकी वजह से इसमें भी गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है. ठीक है. तो आज के जो न्यूज़ थी उसका रेफरेंसेस ये थे. एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.